चलिए आ गया है आपके लिए मौर्य काल, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली मौर्य काल। इसी में पढ़ेंगे गुप्त काल की भी बात करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे एशियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सवाल बनने वाला ये जो है आपके सामने पेश किया गया है मौर्य काल। हिस्ट्री से उठता है, सवाल बनता है, और एक गुप्त काल से। तो यही दो जो है हमें मौर्य काल और गुप्त काल सबसे ज़्यादा है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, और सबसे इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट बातें करने से पहले मैं बता दूं कि अगर जिसका भी प्लेलिस्ट आपको दिख नहीं रहा है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी और आपका लगभग हिस्ट्री का हो चुका है, बस एशियन का बचा हुआ है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ही बार बनेगा वीडियो, वो भी महामैराथन, जो कि खत्म कर देंगे। तो ये याद रखिएगा। जल्द ही आपका एक बायोलॉजी का एक वीडियो डाल चुके हैं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री का बचा हुआ है, और बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट लाना था वो मैं ला रहा हूँ। और जल्द ही कला, संस्कृति और नृत्य से संबंधित, खेल से संबंधित भी सवाल आने वाला है। तो बस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम में जीके जीएस के मामले में नलिन अकेडमी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, सारा एग्जाम करवा देगा। एग्जाम से पहले आपका सारा प्लेलिस्ट बना देगा जीके जीएस का, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ। करंट भी आपका बिहार का चल रहा है, अगर आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो करंट कंटिन्यू करेंगे, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में। ये सवाल आपसे पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो व्यक्ति, वो राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि 322 ईसा पूर्व में किया गया था। आज से पूछा है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था। तो नंद वंश के अंतिम जो है शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद को हराने वाला व्यक्ति सिर्फ एक मात्र चंद्रगुप्त मौर्य था। समझ गए? पावरफुल था घनानंद, खेल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाणक्य के सहयोग से ही बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे। तो मगध पे राजा जब बना था तो किसकी मदद से बना? चाणक्य की मदद से। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कर सकते हैं, गुरु थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के जो है माना गया है? तो हम मानते हैं क्षुद्र कुल के माना गया है। तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ लिखा गया है, उसमें एक बात याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुल जो वंश बताया गया है वो क्षुद्रक कुल बताया गया है, क्षुद्रक वंश का बताया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जैन और बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है, किस वंश का? तो हम जानते हैं क्षत्रिय कुल का बताया गया है। तो जैन और बौद्ध अगर साहित्य की बात करेंगे तो उसमें हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का था। लेकिन मुद्रा राक्षस ग्रंथ में बताया गया है क्षुद्र कुल का है। तो ये आपका विवादित प्रश्न है, आप इसमें पूछ देगा तो आप दिक्कत से नहीं रहेगा। अगर मुद्रा राक्षस पूछेगा तो बताइए कौन सा कुल? क्षुद्र कुल। अगर जैन और बौद्ध साहित्य की बात करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का वंश कौन सा था, तो क्षत्रिय चलेगा। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वृषल, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? तो विशाखा दत्त के जो मुद्रा राक्षस है उसमें। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्षुद्रक कुल का बताया गया है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय जो साक्ष्य है कहां से मिलता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या साक्ष्य मिलता है? कौन से अभिलेख, जो अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख जो है, अभिलेख का जो साक्ष्य है किसके लिए मिलता है? तो चंद्रगुप्त की संज्ञा दी जाती है, चंद्रगुप्त के बारे में इसमें मिलता है। क्लियर? क्वेश्चन घुमाएगा तो दिक्कत नहीं ना, बताइएगा जरूर। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पूछेगा कि किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच? तो सेल्यूकस निकेटर जो कि किसका सेनापति था, किसका राजदूत था? तो वो था हमारा सिकंदर का सेनापति था, और उसके बीच और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था युद्ध, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे और पूछेगा सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज
सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल पूछता है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। ये भी सवाल आपको भूलिएगा नहीं, बस सुन लीजिए। मेगास्थनीज की जो है रचना थी क्या? इंडिका। इतना बार ये पूछा है एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी में कि आपको याद हो जाना ही चाहिए। तो मेगास्थनीज की रचना जो है किसने किया है? इंडिका। और याद रखिएगा, बिहार पुलिस वाले जो है ना, वो याद रखेंगे, ये पूछा था। तो यूपी पुलिस वाले को क्या लगता है नहीं पूछेगा? पूछेगा, याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज की रचना जो है इंडिका है, ठीक है। मेगास्थनीज की जो रचना है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। पूछेगा किस पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो यही इंडिका में है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। क्लियर? चलिए टेबल लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा है? तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए क्या कहा है, पता है? सेंड्रो कोटस का है। सेंड्रो कोटस का है। तो ऐसे पूछता नहीं है, कैसे पूछता है बताते हैं। सेंड्रो कोटस। तो सेंड्रो कोटस जो कहा गया है, ये पूछता है कि यूनानी जो लोग थे, सेंड्रो कोटस किसे कहें? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को कहे हैं, है ना। आपसे पूछेगा अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये सवाल तो आपको याद ही है कि जैन धर्म को अपना लिया था। श्रवणबेलगोला में जाके अपना जो है क्या किया था भाई, अपना पानी में समाधि ले लिया था और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो हम बहुत अच्छे से बता देते हैं। 298 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि श्रवणबेलगोला में हुआ था। ये भी क्लियर, मैंने बताया ही था। पाटलिपुत्रा को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्रा को तो सबसे सिंपल बात है कि पाटलिपुत्रा को बनाने वाला सबसे पहला अगर पूछ दे राजधानी तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, ये याद रखिए, मौर्य शासक है सर्वप्रथम, याद रखेंगे। और ये पाटलिपुत्रा नामकरण कौन किया है? उदयन ने राजधानी बनाया था, जो कि लेकिन ये जो है आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? तो हम जानते हैं अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को चाणक्य ही कहा जाता है। चाणक्य को एक और नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और इन्हीं का पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? तो काबुल दे दिया था, काबुल मतलब अफगानिस्तान जो वर्तमान में है। हेरात दे दिया था, गंधार दे दिया था और मकरान दे दिया था। तो सारा तो दे ही दिया था। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? तो काबुल को ले लिया था, हेरात को ले लिया था, गंधार को ले लिया था और मकरान को ले लिया था। कौन ले लिया था? सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ले लिया था और इसकी बेटी से भी शादी कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित था? तो 4 प्रांत में विभाजित था। तो याद रखिएगा, ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कि जो मौर्य काल का जो बताइएगा कौन ऐसा शासक था जिसने 4 प्रांतों में विभाजित किया था अपने साम्राज्य को? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी जो है किस ग्रंथ से मिलती है? तो तमिल ग्रंथ। याद रखिए, तमिल ग्रंथ जो है अहनानूरू और मुरनानूरू में से मिलती है। किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है विजय की जानकारी मिलती है। दक्षिण विजय की मतलब साउथ में भी विजय प्राप्त किया था, तो आपको मिलती है तमिल ग्रंथ से। क्लियर? ये सवाल आपसे पूछेगा। और तमिल ग्रंथ 2 तो मैंने बता दिया, है ना। चलिए आगे चले। आगे सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आत्मेय कहा जाता था। तो आत्मेय जो है किसे कहा जाता था? तो पता है, अध्यक्ष होते थे। मतलब किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है एक अध्यक्ष होते थे, विभागों के अध्यक्ष होते थे, तो उन्हें हम आत्मेय कहते थे। तो आत्मेय के नाम से जो है जाना जाता था। तो आत्मेय किसे कहते थे? अध्यक्ष को। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या मौर्य वंश में। ऐसे भी सवाल आप करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चाणक्य का नाम कौटिल्य है और विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य का लिखा हुआ पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? तो हम जानते हैं भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा भद्रबाहु थे, ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्यागा या त्याग किया था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सल्लेखना विधि से। सल्लेखना विधि कहने का मतलब है कि पानी में अपना समाधि लेके, उसी को सल्लेखना विधि कहा जाता है। सरवन बेलगोला में जो है अपने तालाब जो बनवाया था उसी में अपना समाधि जो है लिया था, उसी को सल्लेखना विधि कहते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो विशाखा दत्त में ये वर्णन हुआ है विशेष रूप से। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहली बार जीता था कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार जीता था। ये सवाल पूछता है। तो मौर्य वंश का जो शासक है, कौन ऐसा शासक था जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार है, किस ईसा जो है पूर्व में गद्दी पर बैठा, तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, तो कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। याद रखिएगा, बिंदुसार जो है पुत्र था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये तो आप जानते हैं। और याद रखिएगा, बिंदुसार गद्दी पर बैठा जब सरवन बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना समाधि ले लिया था और मृत्यु हो गया था इसका। ठीक है, गद्दी पे बैठा के मर गया, और क्या। आगे है कि तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था, तो बिंदुसार के समय हुआ था। तो तक्षशिला में विद्रोह जो है किस शासक के समय में हुआ था, तो बिंदुसार के समय में। तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ भाई वो बिंदुसार के समय, नहीं। ऐसे सवाल पूछेगा कि बिंदुसार के समय में जो है बताइएगा कौन ऐसा मौर्य वंश का शासक जो है बताएंगे जिसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो आप बताइएगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के समय। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डाइमेकस जो आया था। तो डाइमेकस अगर पूछे कि कौन था, तो हम जानते हैं राजदूत था, यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत था, तो भाई बताइए किसके दरबार में आया था? मौर्य वंश के कौन से राजा के दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के शासन के समय दरबार में आया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो कि हम पढ़े थे धार्मिक आंदोलन में कि आजीवक संप्रदाय के लिए एक बराबर में बनाया गया है, वो जो है बौद्ध से ही संबंधित थे। ठीक है, जितने भी धार्मिक जो भी थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब जो हैं उन्हीं से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही आजीवक संप्रदाय माने जाते हैं। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ये टूट के जो बना था ना, उसी में आजीवक संप्रदाय आते हैं, जो कि बौद्ध से ही माने जाते हैं। देखिए, डाइमेकस या डीमेकस किसके शासन काल में भारत आया था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिंदुसार के समय भारत आया था। तो डाइमेकस और डीमेकस किसके शासन काल में भारत आया था, तो बिंदुसार के समय में भारत आया था। तो पूछ देता है बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अगर प्रधानमंत्री बोले तो वही थे चाणक्य जी, और बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे चाणक्य जी। पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा नाम किसने दिया था, तो मेगास्थनीज ने दिया था। तो पालीब्रोथा के नाम से जो है किस राज्य को, किस प्रांत को जाना जाता था, तो पाटलिपुत्रा को जाना जाता था। पाटलिपुत्रा को जो नाम दिया था पालीप्रोथो, वो कौन दिया था? कौन? तो मेगास्थनीज ने दिया था। किसने? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, तो इंडिका लिखा। याद रखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। तो जब बिंदुसार, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, जब मृत्यु हो रहा था उससे पहले तो गवर्नर बना हुआ था अशोक, तो किस प्रांत का था? उज्जैन प्रांत का गवर्नर बना हुआ था अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद देखिए क्या होगा। तो मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो अशोक था। बाद में महानतम शासक बना था अशोक। तो अगर पूछे मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक, तो आप बताइएगा अशोक को बता देंगे। तीसरे नंबर पे आता है किसका था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। और पोता किसका था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो देव नाम प्रिय या देव नाम प्रिय दर्शी के नाम से किया गया है। तो दो नाम हमेशा याद रखें, या देव नाम प्रिय बोला जाएगा या देव नाम प्रिय दर्शी बोला जाएगा। तो किसे बोला जाता है, तो अशोक को बोला जाता है। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है ना, आप देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में।
ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा देव नाम प्रिय या देव नाम जो है प्रियदर्शी किसे जो है किसे बोला गया है, तो वो अशोक को बोला गया है। अशोक कौन है, तो मौर्य वंश का जो है राजा है, शासक है। पुराणों में अशोक जो है, पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों के अनुसार भी अगर आपको अगर पूछ देगा कि अभिलेख के अनुसार तो पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी बता दीजिएगा। लेकिन पुराणों के अगर अनुसार आपसे पूछ देगा तो आप बताइएगा अशोक वर्धन बोला जाता है। ठीक है, चलिए वो बाद में बताऊंगा, टेबल है ना लास्ट में। देखिए अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है प्रिंसेप जो है कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा था। और 37 में क्या पढ़ा था, अभिलेख पढ़ा था किसका, अशोक का लिखवाया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अशोक ने कलिंग विजय किस ईस्वी पूर्व में की, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कर लिया था। तो कलिंग पर तो विजय कर ही लिया था, अशोक जो है कलिंग पर विजय तो कर ही लिया था। कब किया था, 261 ईसा पूर्व में कर लिया था। ये कलिंग जो है उसके बाद तो अशोक परिवर्तन हो गया था, ये आप भी जानते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशली थी, तोशली बोला जाता है, तोशली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशली। और कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था, तो हाथियों के लिए, हाथियों के झुंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। हाथियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लड़ाई हो जो भी है वो हाथियों के लिए जाना जाता था। तो कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोशली। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था अशोक और कलिंग के राजा के साथ हुआ था, जो कि राजा का ही रानी के साथ भी हुआ था। जो कि रानी जब लड़ने आई थी तो अशोक उस समय उसका दिमाग चकराया और सुधर गया था। ठीक है, राजा को मारने के बाद। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा। देखिए उत्तरांचल की बात करते हैं। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उसका नाम क्या है, तो क्या स्थित है, तो कालसी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कालसी में स्थित है। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो कालसी में स्थित है। कालसी ये सवाल पूछता है। ठीक है, देखिए अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया, ये पूछता है, तो ललित पतन नगर बसाया था। तो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा अशोक जो है किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का शासक अशोक ने जो है नेपाल में कौन सी नगर बसाया, तो आप बताइएगा ललित नगर बसाया है। क्या बसाया, ललित नगर बसाया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया, तो हम याद रखिएगा धम्मम घोष अपना लिया था। तो भेरी घोष अपनाया हुआ था पहले, उसे छोड़कर क्या किया, त्याग कर क्या किया, कौन सा, धम्मम घोष अपना लिया था। मतलब कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में जब वो जीत और संहार देखा, इतने लोगों की मृत्यु देखी, उसके बाद वो भेरी एक को था उसे त्याग दिया कि भाई मार काट नहीं करेंगे भाई, एकदम ज़्यादा फैलाव की क्षेत्र में नहीं जाएंगे, बस उतना ही जहाँ हो गया। तो भेरी घोष त्याग कर क्या किया, धम्मम घोष अपना लिया, धम्मम धर्म अपना लेता है। अशोक की कर नीति की जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलती है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि रूमीन देही अभिलेख से मिलता है। तो अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो रूमीन देही अभिलेख से मिलता है। आपसे पूछेगा कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करते हैं, तो भगवान शिव का पूजा करते हैं। तो आपसे पूछेगा अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था, तो याद रखिएगा वो करता था भगवान शिव का। देखिए करता है वो अलग बात है, लेकिन करता था में होगा, क्योंकि अब भाई अशोक तो है नहीं, तो था है। तो किसकी पूजा किया था बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, तो शिव की पूजा किया था, भगवान शिव की पूजा किया था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा दी थी, शिक्षा दिया था, तो वो उपगुप्त था। कौन था, बौद्ध धर्म का उपगुप्त थे, जो कि ये बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा का ये शिक्षा दिए थे अशोक को। अशोक की माता का नाम क्या था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, शुभ याद रखिएगा, शुभ द्रांगी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनकी माता का नाम क्योंकि फेमस है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
किसको श्रीलंका भेजा? तो पुत्र महेंद्र वर्मन यहाँ पे लिखते हैं, और पुत्री संघमित्रा को, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजे थे कहाँ? श्रीलंका। किस लिए भाई अशोक ने भेजा था? तो वो भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, मौर्य वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो लगभग 137 वर्ष तक जो है शासन किया था। तो 137 वर्ष तक जो है शासन किया था, ये आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। तो बृहदत्त कहिए या बृहदत्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बृहदत्त था। याद रखेंगे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखी गई है? तो प्राकृतिक और ब्रह्म लिपि में सबसे ज्यादा मिला है। प्राकृतिक हो या ब्रह्म लिपि, दोनों में से कोई ऑप्शन दे, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक लिपि या ब्रह्म लिपि सबसे ज्यादा लिखी गई है अशोक का अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्रह्म लिपि में। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो वो याद रखिएगा, अर्धमगधी का प्रयोग किया है, प्राकृतिक मगधी का प्रयोग किया है। तो अर्धमगधी कहिए, प्राकृतिक मगधी कहिए, एक ही है। तो एक रूपता से प्रयोग किया है, प्राकृतिक रूप से प्रयोग किया है, तो अर्धमगधी। बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? तो 14 शिलालेख हैं। 14 जो है बृहद शिलालेखों की संख्या है 14। ठीक है। अगर आप पूछे आपसे चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त है। और एक और नाम आप पढ़े थे, कौटिल्य नाम है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। तो मैकियावेली के जो प्रिंस थे उनकी तुलना जो की गई थी वो की गई थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखादत्त हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? विशाखादत्त। आपसे पूछता है, बहुत अच्छा है, कि नंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। किसकी है? तो अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष की रचना का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या है? तो सौंदर्यानंद। ठीक है, नंद, ये याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। अब इस चीज को फिर देखिए, सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था सांची स्तूप। ठीक है, सांची में जो स्तूप बना था, जो कि बौद्ध के लिए बना था, वो अशोक ने ही बनवाया था, और सबसे बड़ा ये कहते हैं स्तूप था। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था, जिसे हराया था चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो है स्थापना कर दिया था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? तो संस्कृत भाषा में जो है किए थे। तो ये जो ये चाणक्य जी हैं वो संस्कृत भाषा में जो है लिखे थे अर्थशास्त्र को। ठीक है, आपको संस्कृत में मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का पर जो है प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीति पर ज्यादा जो है प्रकाश डाले। तो कौटिल्य कहने का मतलब चाणक्य जी जो हैं अर्थशास्त्र में क्या हुआ है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं, अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों पर ज्यादा प्रकाश डाले हैं, यही बताया गया उसमें। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है बताइएगा कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है, मतलब 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री को क्या कहा जाता था? तो हम जानते हैं पुरोहित कहते थे। देखिए, मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहते थे? राष्ट्र कहते थे। आपसे पूछेगा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई थी क्या? तो ग्राम। छोटी इकाई था ग्राम, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई कौन है भाई? छोटी जी कौन है? तो ग्राम को बोला जाता है, गांव को बोला जाता है छोटी। अगर पूछे मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली जो आय होता था, आय, वो याद रखिएगा राष्ट्र। आय मतलब मनी उनी, याद रखिएगा टैक्सेस, तो राष्ट्र कहलाता था। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा अभिलेख है? तो वो है 13वां शिलालेख है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 14 जो शिलालेख है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है 13वां शिलालेख। इसमें आपको कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा मिलेगा।
किसमें? 13वां शिलालेख में। अशोक ने कौन से शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो वो प्रथम शिलालेख में ही घोषणा कर दिया था, बोला था कि सभी मनुष्य जो हैं, सभी जो इंसान हैं, सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। ये प्रथम अपने शिलालेख में ये बात कही थी। ठीक है, लिखवाया था। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो धौली से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो धौली से प्राप्त हुआ था। ये सवाल आपसे पूछेगा कि कलिंग विजय का जो वर्णन आप कर रहे हैं इतना बड़ा से, और 13वें शिलालेख की बात करते हैं, प्राप्त कहाँ से हुआ था ये? तो धौली से प्राप्त हुआ था। ये सवाल पूछता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछता है कि अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो है नामोल्लेख हुआ है? तो वो किससे? गुर्जरा से, या गुर्जरा में कहिए, गुर्जरा से कहिए, गुर्जरा में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नामोल्लेख हुआ था इनका अशोक का, तो गुर्जरा से हुआ था, गुर्जा नहीं गुर्जरा से हुआ था। अशोक ने द्विभाषीय जैसे ग्रीक और अरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सर ए कुना जो कहिए गंधार जो है पाकिस्तान में, जो वर्तमान में है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो जैसे ही ग्रीक की बात होगी या अरामाइक अभिलेख की बात होगी, तो ये किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में, जिसे द्विभाषीय बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ था? शर ए कुना कहिए या जो है कंधार से कहिए, कंधार से प्राप्त हुआ है। ये हो गया। अब चलिए देखिए, मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। तो ये पूछता है क्योंकि पाली तो बौद्ध धर्म में ज़्यादा बोला जाता था, अब जानते हैं, अब मगध क्षेत्र में बोला जाता था। तो मौर्य काल में अगर जनसाधारण भाषा अगर पूछे, जनसाधारण मतलब कॉमनली ऐसे बोला जाता था, जन मतलब जनता में, तो पाली बोली जाती थी, ऐसे याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न नाम था। पन्न दीजिए, उस समय पन्न बोला जाता था मुद्रा को। किसके समय में? मौर्य साम्राज्य में। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में और भी मुद्रा थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित पन्न था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो जैसे ही अगर मौर्य काल में अगर शिक्षा का पूछे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, तो तक्षशिला, या ये जरूर ध्यान रखेंगे। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन में जो है विजय प्राप्त किया था। तो कौन ऐसा मौर्य राजा था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त किया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्व में मिलता है। ठीक है, अगर पूछे किस महीने में मौर्य का राज्य कोशीय वर्षा आरंभ होती है? तो आप जानते हैं जुलाई में। जुलाई को ही क्या बोलते हैं? आषाढ़। कब बोलते हैं? आषाढ़ में। तो अगर पूछेगा कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय जो वर्ष जो है आरंभ होता है, राजकोषीय वर्ष, तो जुलाई में होता है। जुलाई मतलब आषाढ़ में होता है, उस समय आषाढ़ बोला जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ये पूछता है, पता है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ सबसे ज़्यादा था। तो पूछता है कि पाटलिपुत्रा में जो आप महल देखते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था राजधानी में, तो चंद्रगुप्त जो महल में रहता था उस कौन सा था? तो लकड़ी का था। ऐसे ही तो सवाल पूछता है। आपसे पूछता है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होता था उसे सीता कहा जाता था। जो टैक्स लेते थे भूमि से, राजकीय भूमि से, उसे हम सीता कहते हैं। किसमें? मौर्य काल में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि ये तो दक्षिण में तो पाया ही था, पश्चिम में तक भी भारत तक फैला हुआ था। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो याद रखेंगे भाब्रू। क्या बताइएगा? भाब्रू स्तंभ बता दीजिएगा, भाब्रू स्तंभ बताइएगा। तो भाब्रू स्तंभ था। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख जो है मिलता है? तो वो है मास्की से मिलता है। किससे? तो मास्की से मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। श्रीनगर की स्थापना जो है किस मौर्य शासक ने किया? तो अशोक ने किया था। तो अशोक ने पूछेगा कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, उसका जो स्थापना करने का श्रेय जाता है किसको? तो अशोक को जाता है, जो कि मौर्य शासक था। ये किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। तो आपसे पूछेगा महावंश जो आप देख रहे हैं वो क्या है? तो एक बौद्ध मूल ग्रंथ है जो कि मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलेगा।
तो महावंश में। ठीक है, सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसे प्रभावित किया था वो कौन थी? तो कारुबाकी थी। कारुबाकी जो थी यही जो है प्रभावित किया था किसे? तो सम्राट अशोक को। देखिए ये सवाल आपसे पूछेगा किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में हुआ था। अर्थशास्त्र में जो है आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था शूद्रों के लिए। ठीक है, मौर्य काल में जो है एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। तो एग्रो तोड़ दीजिए, एग्रो। ठीक है, एग्रोनोमाई जो है कहा गया है, जो है कि सड़क निर्माण अधिकारी को कहा गया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता है तो गुढ़ पुरुष कहा जाता था। गुढ़ पुरुष मतलब गुढ़ जैसा एकदम धीरे 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 छुपा छुपा के सबसे छुप के आएगा, उसको कहते हैं गुढ़ पुरुष। तो याद रखिएगा गुप्तचर को गुढ़ पुरुष, गुप्तचर वही होते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज की युक्ति है। तो बोलते हैं कि भारतीय जो हैं लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, इसकी युक्ति कौन किया था? इसके बारे में कौन बोला था? मेगास्थनीज बोला था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितने? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अशोक के मन जो है क्या है? एक मिनट रुकिएगा। मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहवाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि का होता है। तो खरोष्ठी लिपि का ऐसे नहीं पूछेगा क्या कि जो पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं या शहवाजगढ़ी जो देख रहे हैं वहाँ जो है बृहद शिलालेख प्राप्त है तो किस लिपि में लिखा गया था? तो खरोष्ठी लिपि में। और ये कौन लिखवाया था शिलालेख? तो ये अशोक ने लिखवाया था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मौर्य की बात करते हैं। तो मौर्यत काल जो है मौर्य से ही संबंधित है। मौर्यत काल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन आया था, शुंग वंश, ये सब तो पढ़ेंगे ना। तो इसमें चलिए, मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश ने राज्य स्थापित किया? तो शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश ने क्या किया? स्थापित किया मौर्य वंश के बाद। ठीक है, तो शुंग वंश का अगर संस्थापक पूछे कौन था तो पुष्यमित्र शुंग हैं, जो कि 185 ईसा पूर्व में बोलते हैं। ठीक है, वही पुष्यमित्र शुंग। तब पूछता है तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे भाई? तो पुष्यमित्र शुंग बताइएगा। अगर पूछे कि पुष्यमित्र शुंग जो है किस वंश की स्थापना किए? तो शुंग वंश की स्थापना किए। कब किए? तो 185 ईसा पूर्व में किए। पुष्यमित्र शुंग जो है किस धर्म के उपासक और संरक्षक थे? संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड थे, तो वो ब्राह्मण धर्म के जो हैं ये थे, उपासक थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं ब्राह्मण धर्म के जो हैं संरक्षक है, ये उपासक ही कह सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य में लिखा हुआ है कि जो है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का जो राजा है वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है ना। शुंग वंश का चौथा जो है प्रतापी राजा कौन था? तो वसुमित्र था। तो अगर ये पूछे कि शुंग वंश का चौथा अगर प्रतापी राजा पूछे तो वसुमित्र बताइएगा। अगर शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा थी। तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे वसुमित्र तथा यवन सेनापति जो है क्या नाम है? मिनांडर के बीच जो है किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो वो था सिंधु नदी पे। और ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। सेनापति जो मियांडर है, यवन का जो मियांडर जो सेनापति है वह जो है, और वसुमित्र जो शुंग वंश का जो चौथा राजा है, उन दोनों के बीच की लड़ाई जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिंधु नदी के तट पर हुआ था। क्लियर हो गया। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो मौर्य सम्राट बृहदत्त का था। अब बृहदत्त जो है अंतिम शासक था, उसके बाद ये पुष्यमित्र शुंग बन गया। तो पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति था मौर्य सम्राट बृहदत्त का, जो कि बृहद अंतिम है मौर्य साम्राज्य का शासक। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। तो खारवेल ने जो है पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? तो कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था, सोचना है।
कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से। चेदी वंश से संबंधित कौन थे? तो कलिंग नरेश खारवेल थे। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से ही है। तो हाथी गुफा जब घूमने जाएगा ना, तो इन राजा को नाम याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। याद रखिएगा, हाथी गुफा जो संबंधित बात करते हैं तो कलिंग नरेश खारवेल। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखन पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेख जो पतंजलि लिखा गया है वो किसके समकालीन में लिखा गया था? तो पुष्यमित्र शुंग में लिखा गया था। आप खुद पढ़ें, है ना, पुष्यमित्र शुंग के बारे में खुद पढ़ें, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का जो है पतंजलि के महाभाष्य में अश्वमेध यज्ञ की बात करता है 2 बार। इसीलिए देखिए, पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? तो पानी की अष्टधाई पर जो है महाभाष्य लिखे थे। कौन? पतंजलि जी। ये सवाल आपको ध्यान से रखना होगा कि भरहूत क्या है? भरहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण कहिए किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में पुनर्निर्माण किया गया था। तो शुंग काल में अगर आपसे पूछेगा क्या हुआ था, तो भरहूत या सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो कौन? शुंग वंश के काल में। ठीक है। सतवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? तो कुमार कहते थे। सतवाहन जो राजकुमार थे उनमें कुमार कहा जाता था। टाइटल कुमार बोलिए, कुमार राजा, कुमार जो भी था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ जो है किसने शुरू किया था? तो सतवाहनों ने शुरू किया था। तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम अगर भूमिदान देने की बात करें, जागीर देने की बात करें, तो देने की प्रथा जो है सतवाहन राजा ने किया था, सतवाहनों ने किया था। सतवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृत था। आप जानते हैं जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। ठीक है। कालेर, ठीक है, कालेर के चैत्य का निर्माण जो है किसने करवाया? तो सतवाहनों ने करवाया था। तो सतवाहन ने कालेर के चैत्य का निर्माण भी करवाया था। आपसे पूछेगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति है। ये भी सवाल आपसे पूछेगा, और ये सवाल तो पक्का पूछेगा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कनव वंश ने राज किया था। तो कनव वंश ने जो है किसे शुंग वंश के बाद आ गया था? कनव वंश। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो कनव वंशी वासुदेव ने की थी। 73 ईसा पूर्व में की थी। 73 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। आपसे पूछेगा कि कनव वंश का संस्थापक कौन था? तो हम जानते हैं वासुदेव जी थे, जो कि 60 ईसा पूर्व में थे। तो कनव वंश के संस्थापक अगर पूछे तो वासुदेव को बताइएगा। अगर सतवाहन वंश की जो है स्थापना किसने की थी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 60 ईसा पूर्व में हुआ था और शिमुक ने किया था। कौन किया था? शिमुक जी ने किए थे। याद रखिएगा, सतवाहन वंश की स्थापना। ठीक है। सतवाहन जो है राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन थी, प्रतिष्ठान थी। ठीक है, याद रखिएगा, पैठन या प्रतिष्ठान बोलिएगा। ये बोला जाता है सतवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान बोलिएगा, पैठन बोल दीजिएगा। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो सतवाहन नरेश हाल ने की थी। तो सतवाहन नरेश हाल ने क्या किया भाई? तो गाथा सप्तशती का निर्माण करवाया था। ये सवाल आपसे पूछेगा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे सवाल बनता है, आगे सवाल है कि सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतम पुत्र शतकर्णी था। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि गौतमी, ऐसा बोला जाता है, गौतमी पुत्र शतकर्णी था। शातकर्णी था। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी था। कौन? सतवाहन वंश का महानतम शासक। संस्थापक तो आप पढ़ ही दिए, है ना। गौतमी पुत्र कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा, गौतमी जो पुत्र है वो कौन सी उपाधि धारण किया था? तो वो धारण किया था वेनाकटक स्वामी की। वेनाकटक स्वामी की जो है उपाधि धारण किया था। देखिए, नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के समय में थे। रुद्रदमन कौन थे? तो रुद्रदमन जो है शक राजा थे। शक के राजा थे, रुद्रदमन थे। अगर पूछे शक महाश्रप जो है सत्रप रुद्रदमन की पुत्री का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो विशिष्ट पुत्र जो है पुलुमावी के साथ हुआ था। तो किसकी पुत्री का विवाह हुआ था? तो ये रुद्रदमन की पुत्री का विवाह था। याद रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि पुलुमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणा पथेश्वर
की उपाधि धारण की थी। तो पुलुमावी जो है वो याद रखिएगा उपाधि धारण किया था, वो है दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे, ये सवाल तो छूट गया, मीनांडर कौन था, तो हम जानते हैं यवन राजा था मीनांडर। ठीक है, भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था, तो हम बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, डेमोट्रियस बोलते हैं, डेमोट्रियस बोलते हैं। तो डेमोट्रियस ने जो है क्या किया था, ये है यूनानी शासक जो था भारत में प्रवेश किया था। से पूछेगा कि डेमोस्ट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यूथिडेमिया नामक जो है नगर बसाया था। ठीक है, आगे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले, और उसे ब्रैकेट में इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक ने ही किए थे। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहलव शासक कौन था, तो माउस था। कौन था, माउस था। तो माउस है। देखिए, पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन था, गोंदो फर्निश था। कौन था, गोंदो फर्निश था। गोंदो फर्निश जो है सबसे शक्तिशाली था पहलव वंश का। ठीक है, यही था। किस शासक के समय जो है शासक में ईसाई धर्म के प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था, तो वो था सबसे सिंपल गोंदो फर्निश। गोंदो फर्निश ही आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके समय में आया था, गोंदो फर्निश के समय में आया था। कौन, सेंट थॉमस भारत आया था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है किसने किया, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस प्रथम ने किया था, जो कि 15 ईस्वी में किया था। तो 15 ईस्वी में जो है कौन किया था, कुषाण वंश की स्थापना हुआ था। और कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो वो था कुजुल कडफिसेस प्रथम था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक बोला जाता है कनिष्क को, जो कि कुषाण वंश से ही संबंधित था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, कनिष्क है। और कनिष्क कब राजा बना, तो 78 ईस्वी में बना था। तो इसका संस्थापक नहीं है, प्रतापी राजा माना जाता है कुषाण का। ठीक है, कनिष्क को। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पेशावर, जो कि वर्तमान में जो पेशावर है वो, जिसे नाम है पुरुषपुर नाम है। तो पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 78 ईसा पूर्व जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। दूसरा राजधानी इसका मथुरा, पहला पेशावर, जिसे पुरुषपुर बोलते हैं। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया, तो कनिष्कपुर जो है नगर बसाया था कनिष्क ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, तो चीन की विजय थी। चीन की विजय सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण जो है जीतने का, विजय का। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क ने कराया था, कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था। और ये भी ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसु मित्र जी थे। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के अनुयायी था, तो महायान, हीनयान महायान था, जिसमें महायान से ये जो है अनुयायी था, महायान का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो महाविभाषा शास्त्र लिखा गया है। महाविभाषा शास्त्र लिखा गया है, चौथी बौद्ध संगीति में पुस्तक लिखी गई है महाविभाषा। ये पूछता है आपसे। ठीक है, मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है, तो सैनिक वेशभूषा में था। तो सैनिक वेशभूषा में जो है कनिष्क की मूर्ति मिली थी, जो कि मथुरा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, मथुरा से। ठीक है, मूर्ति याद रखिए। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो वो था पेन चाओ ने। पेन चाओ ने क्या किया था, पेन चाओ जो चीनी जनरल है ने कनिष्क को हराया था। सोचिए, कनिष्क को हारना भी पड़ा था चीनी से। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था, तो अश्वघोष रहते थे। तो अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष की रचना जो है कौन कौन सी है, तो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार है। तो सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र जो है किन्होंने लिखा, तो अश्वघोष ने लिखा।
ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो नागा जो अर्जुन थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। तो पूछता है कि नागार्जुन ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखिएगा माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। जो विभाष सूत्र है ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। तो वसुमित्र ने, याद रखिएगा, कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तो महाविभाष सूत्र की रचना किए थे। अब कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक जी थे। तो पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है, चरक जो है किसके शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभाष सूत्र को ही कहा जाता है। तो विश्वकोश के बारे में बात करें तो महाविभाष सूत्र है। ठीक है। कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो संघ जो है संघरक्ष था। कौन था? संघरक्ष था। तो कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो संघरक्ष था। अगर कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी या याद रखिएगा ज्ञान दिया था? तो अशोक ने दिए थे। तो अशोक ने क्या किए थे कि कनिष्क को बौद्ध का ज्ञान दिए थे, ज्ञान बौद्ध के बारे में बताए थे, बौद्ध के उपदेशों को याद दिलाए थे। कौन? अशोक घोष। ये तो आप जान गए। अब चलिए देखिए, भारत का आइनस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव ही अंतिम शासक माने जाते हैं। और कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? तो हम जानते हैं देवपुत्र कहा जाता था। तो कुषाण शासकों को क्या कहा जाता है? देवपुत्र कहते हैं। ठीक है। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियां कहाँ रखी जाती थी? तो मंदिरों में रखी जाती थी। जो कुषाण शासक के जो मृत जो हो जाते थे, जो सैनिक मर जाते थे, उनकी जो मूर्तियां हैं वो मंदिरों में रखी जाती थी। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म को जो है बनाया था? तो कनिष्क ही बनाया था। कौन था? कनिष्क बना लिया था। ठीक है, कनिष्क बना लिया था। आगे सवाल है कि किस वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। तो स्वर्ण मुद्रा की अगर बात करेगा तो कुषाण को याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा मौर्य काल, इसके बाद पढ़ेंगे गुप्त काल, जो कि वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुषाण काल के दौरान जो है मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक का है, जिसे यूनानी कहते हैं, यूनानी शैली को कहते हैं, यूनानी शैली का है। तो भारतीय ग्रीक या भारत यूनानी ग्रीक शैली को जोड़कर ये बनता है। ये समझिएगा मिश्रण है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो शीशे के बने होते थे। तो सातवाहन में सर्वाधिक जो मुद्रा बनते थे वो शीशे के बनते थे। और ये सवाल आपसे पूछा है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों के कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की? तो वो सातवाहनों ने जो है शुरू किए भूमि को दान में देना ब्राह्मणों को। ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो वो कनिष्क ने करवाया था। तो जैसे ही रेशम मार्ग की आरंभ की बात हो, शुरुआत की बात हो, तो कनिष्क को याद करेंगे। शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में? ईस्वी में 78 ईस्वी से हुआ था। तो वो था कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। क्या हुआ था? शक संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यही पूछा, शक संवत की शुरुआत जो है किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था, जिसके 78 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तु कला में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास अगर क्षेत्र पूछे तो वास्तु कला में हुआ था। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण के काल में ही बनाई गई थी। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा आप देखते हैं, प्रतिमा या मूर्ति देखते हैं, तो वो कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, बनाई गई थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? तो शकों ने प्रयोग किया है। किसने? शकों ने प्रयोग किया है। अब देखिए, त्रातार मतलब मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक वंशों ने धारण किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा लाया गया था। सतवाहन नरेश हाल ने समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो वो था बृहत
कथा बोलिएगा, बृहत कथा था। ठीक है, ये बोल देंगे। आपसे पूछेगा किस संग्रहालय, संग्रहालय कहिए या संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मौर्यों के बाद मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राजा कौन था, तो सातवाहन ही सबसे प्रभावी माना जाता है मौर्य के बाद। तीसरी शताब्दी के वरांगल प्रसिद्ध था, तो वो हाथी के दांत के काम हेतु वो प्रसिद्ध था वरांगल। ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछेगा। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे समझा जाता था, तो गंधर्व विवाह को हे समझा जाता था। ठीक है, अगर पूछे यवन राजदूत हेलियोडोरस किस दरबार में विदेशी आया था, तो याद रखिएगा भागभद्र के समय आया था, याद रखिएगा, जिसका नाम हेलियोडोरस है। ठीक है, संवतों में किस भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता है, तो शक संवत को माना जाता है। ठीक है, क्या है, प्लिनी कौन था, प्लिनी यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे प्लिनी। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग अगर पूछे तो वस्त्र बताइएगा। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो सोपारा था। बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। जूनागढ़ अभिलेख प्रशस्ति रुद्रमन से संबंधित है। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थिति कहाँ था, तो पाकिस्तान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिए। चलिए देखिए, अब जितना टेबल है मौर्य काल में हुआ था, जो कि टेबल के रूप में बताया हुआ है, जैसे हम उसको पढ़ेंगे। जैसे आप कवि, उनके संरक्षक, मतलब समझ में आया। कहने का मतलब है कि दरबारी जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, सब किसके शासन काल में रहे थे, कौन उस समय का राजा था, और यही हम लोग को पढ़ना है। जैसे दरबारी कवि आपको दिया है, और संरक्षक मतलब राजा समझिएगा, शासक समझिएगा, कौन से शासक के समय कौन कवि रहे, कौन लेखक रहे, यही सवाल है। जैसे भभूति जो थे दरबारी कवि थे, किसके समय दरबारी कवि थे, किसके शासनकाल में थे, तो हम बताएंगे यशोवर्मन के शासनकाल में ये दरबारी कवि थे। कौन, भभूति जी। ठीक है, अश्वघोष की बात करते हैं, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, समझ में आया। कनिष्क के दरबारी कवि कौन है, तो अश्वघोष है, ऐसे याद रखेंगे। चरक जी जो थे चिकित्सक थे, आप जानते हैं, उस समय आयुर्वेद के थे, तो चरक जी जो थे कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। ये समझ रहे हैं, संरक्षक मतलब इनके संरक्षण में रहते थे, इनके मतलब दरबार में रहते थे, यही मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। कौटिल्य जी की बात करें, कौटिल्य मतलब चाणक्य की बात करें, चाणक्य की बात करें मतलब विष्णुगुप्त का बात करें, नाम तीनों चाणक्य का ही नाम है ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और आप अच्छे से जानते हैं। और चाणक्य ही कौटिल्य जो हैं वही हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहिए, जो कह सकते हैं आप। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में याद रखिएगा अश्वघोष, चरक, ये जो इम्पोर्टेंट है, और नागार्जुन, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये जरूर याद रखिएगा। अब चंद्रवरदाई का नाम सुने होंगे, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहते थे, आप अच्छे से जानते हैं चंद्रवरदाई को। कंबा की अगर बात करें तो चोल राजा के दरबार में रहते थे, चोल राजा उनके दरबार में रहते थे कंबा जी। भारवी की अगर बात करें तो भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो भारवी वो रहते थे श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। श्री विष्णु जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे भारवी। कालिदास की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करेंगे, उनके समय में कालिदास रहते थे। कालिदास मतलब कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास कवि थे, लेखक थे, जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चंद्रवरदाई एगो चंद्रवरदाई हैं, एक चंद्रवरदाई फिर हैं, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखे चंद्रवरदाई ऐसे भी लिख दे या आपको चंद्रवरदाई ऐसे लिखे, तो दोनों था, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझने की बात है। अब देखिए हरिसेन की बात करें तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, तो हरिसेन जो हैं समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आपसे सवाल यही पूछता है कि हरिसेन जो हैं कौन से
जो है शासक के दरबार में रहते थे। किसके शासनकाल में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे हरिशन जी। अब बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट भी जो थे वो हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में रहते थे। तो बाणभट्ट जो हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, हर्षवर्धन के संरक्षण में रहते थे। ये सवाल आपसे पूछता है, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो बाणभट्ट के बारे में आप पढ़ लिए। धन्वंतरी जी की बात करते हैं तो धन्वंतरी जी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब धन्वंतरी का भी नाम आप सुने होंगे, जैसे चरक का नाम सुने उसी तरह धन्वंतरी जी का भी नाम आता है। तो धन्वंतरी जी भी रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास भी रहते थे, आप अच्छे से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य था, ये आप जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय दे दे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दे दे, तो उनके दरबार में कौन था? धन्वंतरी और कालिदास रहते थे। रविकृति जी, रविकृति जो हैं एक कवि थे, वो थे पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ऐसे पूछता है कि पुलकेशन द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो रविकृति आए थे। या कौन रहता था? तो रविकृति रहते थे, ठीक है। अब वाक्पति, वाक्पति की बात करें तो वाक्पति की बात करें तो वाक्पति के जो है वाक्पति जो कवि थे वो रहते थे यशोवर्मन के दरबार में। यशोवर्मन, यशोधर्मन भी दे देता है, टेंशन नहीं लेना है, बस समझ जाना है, यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। दंडनी, दंडनी की बात करें, दंडनी जी जो थे, दंडनी जो कवि थे, दरबारी कवि थे, वो किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे दंडनी जी, ठीक है। तो दंडनी भी दे देता है, दंडनी भी कर देता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, दंडनी या नी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनसेन, जिनसेन की बात करें तो जिनसेन जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे जिनसेन जी। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर जो रहते थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। तो महेंद्र प्रथम के दरबार में कौन रहते थे? राजशेखर जी रहते थे। आपसे पूछेगा आर्यभट्ट की बात करेगा तो आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। महावीराचार्य जो थे अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। तो प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी चलिए देख लेते हैं। तो राजवंश की बात करें तो हर एक वंश जो है, हर एक वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो बिम्बिसार बताइएगा। और बिम्बिसार की अगर बात करते हैं तो हर एक वंश के जो संस्थापक है बिम्बिसार, वो बताइएगा हर एक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी और पाटलिपुत्र, दो जगह था, ठीक है, राजगिरी और पाटलिपुत्र। राजगिरी मतलब राजगीर की बात करता है। तो आपसे पूछेगा कि हर एक वंश का जो है संस्थापक कौन है? तो बिम्बिसार है। और हर एक वंश का अगर राजधानी पूछे तो क्या बताइएगा? राजगीर या पाटलिपुत्र, दोनों में से एक सही है। तो राजगीर ज़्यादा लगाइएगा टिक, राजगीर ज़्यादा लगाइएगा टिक, याद रखिएगा। और इसे गिरि ब्रज भी बोला जाता है। शिशुनाग वंश की अगर पूछे कि संस्थापक कौन है तो शिशुनाग ही है। शिशुनाग वंश के संस्थापक अगर पूछे तो शिशुनाग बताइएगा। और शिशुनाग वंश की राजधानी अगर पूछे आपसे तो वैशाली बता दीजिएगा। कहाँ बताइएगा? वैशाली बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा नंद वंश की बात करेगा तो नंद वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो महापद्मानंद बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? महापद्मानंद है। और अगर पूछे कि नंद वंश का अगर राजधानी पूछे तो आप बताइएगा पाटलिपुत्रा है। तो पाटलिपुत्रा में ये शासन करते थे नंद वंश लोग, इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, आप याद रखिएगा। और इसके संस्थापक नंद वंश के कौन थे? तो महापद्मानंद थे। अब देखिए मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश हम पढ़े हैं तो हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। और पूछे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा है, क्योंकि नंद वंश को हरा कर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्रा पर कब्जा किए थे। ये सवाल आप जानते हैं बहुत अच्छे से। शुंग वंश की अगर बात करें तो शुंग वंश की स्थापना अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग किए थे। और पुष्य जो मित्र शुंग हैं वो जो है शुंग वंश की जो स्थापना किए थे तो उसकी राजधानी भी तो बनाए होंगे। तो राजधानी तो पाटलिपुत्रा ही था। पाटलिपुत्रा में कौन से जगह पे? तो विदिशा करके एक जगह है, उस जगह ये अपना राजधानी बनाए थे। तो पाटलिपुत्रा को ही विदिशा भी कहा जाता था, ये समझ के आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि विदिशा ही था, नाम सिर्फ बदल दिए थे, राजधानी वही था। कनव वंश आ गया था शुंग वंश के बाद, कनव वंश आया। कनव वंश के अगर पूछे कि संस्थापक कौन है तो वासुदेव जी थे। तो कनव वंश के संस्थापक अगर पूछे तो वासुदेव जी, और कनव वंश की राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्रा। सोच रहे हैं नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, ये सारे जो है आपके पाटलिपुत्रा राजधानी है, ठीक है। आपसे पूछेगा सतवाहन वंश की बात करते हैं। सतवाहन वंश के अगर संस्थापक पूछे तो शिमुक जी बताइएगा। क्या बताइएगा? शिमुक जी हैं। और सतवाहन वंश के अगर पूछे कि भाई राजधानी कहाँ है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रतिष्ठान जो है राजधानी बनाया था। कौन? सतवाहन वंश बनाए थे। और सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमुक जी हैं। अब देखिए
इच्छाकू वंश था वो, इच्छा वंश या इच्छाकू वंश करके आता है। इच्छाकू वंश का अगर बात करेंगे कि कौन इसके संस्थापक हैं, तो विशिष्ट पुत्र श्री संतुमल जी थे। तो विशिष्ट पुत्र श्री संतुमल जी जो थे ये इच्छाकू वंश के संस्थापक थे। और इच्छाकू वंश की अगर पूछे राजधानी तो नागार्जुनी गोंड थे। कौन थे? कोंड बोला जाता है, नागार्जुनी कोंड बोलते हैं। कुषाण वंश की अगर बात करें, कुषाण वंश की स्थापना अगर बात करें तो कड़फिसेस प्रथम थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक अगर पूछे तो कड़फिसेस थे, कड़फिसेस प्रथम थे, याद रखिएगा कुषाण वंश के। और कुषाण वंश की अगर बात करें राजधानी तो पुरुषपुर बोलते हैं, पुरुषपुर मतलब पेशावर भी बोला जाता है। तो पुरुषपुर जो है राजधानी था किसका? कुषाण वंश का। इसके कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कड़फिसेस प्रथम थे। बस सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। अब आता है गुप्त वंश की बात करते हैं। तो गुप्त वंश के तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, श्रीगुप्त जी इसके संस्थापक थे। कौन थे? श्रीगुप्त जी इसके संस्थापक थे। और राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्रा गुप्त वंश का बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुन वंश की अगर बात करते हैं तो हुन वंश की अगर राजधानी की बात करें तोरणमान थे। तो हुन वंश की अगर संस्थापक पूछे तो तोरणमान बताइएगा। और तोरणमान अगर बात करते हैं हुन वंश के संस्थापक थे, तो हुन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शिलाकोट में था। कहाँ था? शिलाकोट में जो है राजधानी था किसका? हुन वंश का। अब बात करते हैं पुष्यभूत वंश की बात करते हैं। तो पुष्यभूत जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो नरवर्धन थे, नरवर्धन जी थे। कौन थे? नरवर्धन जी थे। और इसकी अगर पुष्यभूत वंश की अगर पूछे कि राजधानी कहाँ है, तो थानेश्वर और कन्नौज दोनों थे। तो थानेश्वर और कन्नौज जो है राजधानी थे किसके? तो पुष्यभूत वंश के। पल्लव वंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश के जो हैं संस्थापक थे श्री विष्णु थे। और ये जो पल्लव वंश की राजधानी अगर पूछे तो कांचीपुरम बता दीजिएगा। कहाँ बताइएगा? कांचीपुरम बताएंगे। तो पल्लव वंश के अगर संस्थापक पूछ रहा है तो आप बताइएगा संस्थापक पूछ रहा है तो श्री विष्णु बताइएगा। अगर राजधानी पूछे तो कांचीपुरम बता दीजिएगा। चालुक्य वंश की अगर बात करें तो चालुक्य वंश में कौन चालुक्य? बतावी चालुक्य। तो चालुक्य वंश के बतावी जो हैं, बतावी चालुक्य के जो हैं बताइएगा संस्थापक कौन है? तो जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। और अगर पूछे कि चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था, तो बतावी चालुक्य की बात करेंगे तो बतावी राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जयसिंह इसके संस्थापक थे चालुक्य वंश के बतावी का। अब चालुक्य वंश एक और था कल्याणी। तो चालुक्य वंश का जो कल्याणी थे इसके जो संस्थापक थे वो याद रखिएगा तैलप द्वितीय थे। कौन थे? तैलप द्वितीय थे। और अगर पूछे इसकी जो संस्थापक कौन थे तो हम बताएंगे कल्याणी ही इसकी जो है कल्याणी ही इसकी राजधानी थी चालुक्य वंश की। और इसके संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। और एक और राजधानी थे चालुक्य वंश जो कल्याणी का, मानखेत जो है राजधानी थी। तो यही सवाल आपसे पूछता है। और ये सवाल मैंने चोल वंश अगर पढ़े हैं या हमारा उत्तर भारत का राजवंश पढ़े होंगे तो वो सारे चीज में मैंने ये दे दिया है। चालुक्य वंश तो हो गया, ठीक है। अब चालुक्य वंश का एक और है बेंगी चालुक्य। चालुक्य बेंगी के अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और बेंगी इसका राजधानी था। तो याद रखिएगा तीनों चालुक्य का अगर पूछे संस्थापक तो सबसे पहले अगर बात करें बतावी का तो जयसिंह थे। चालुक्य वंश का कल्याणी का अगर पूछे तो तैलप द्वितीय थे। चालुक्य वंश का बेंगी का अगर पूछे तो आप बताइएगा विष्णुवर्धन थे संस्थापक, ठीक है। अब राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश के अगर पूछे आपसे कि संस्थापक कौन थे तो दंती वर्मन थे। कौन? दंती वर्मन। तो दंती वर्मन जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और दंती वर्मन जो है जब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर रहे थे तो उसकी राजधानी बनाए थे मानखेत बनाए थे। कहाँ बनाए थे? मानखेत को अपनी राजधानी बनाए थे। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएगा? गोपाल। और गोपाल अगर बात करते हैं तो पाल वंश का अगर राजधानी पूछते हैं तो मुंगेर जो है बिहार में है। तो ये तो आपसे क्लियर हो गया। अगर आप चलते हैं गुज्जर और प्रतिहार की बात करते हैं तो गुज्जर और प्रतिहार वंश के अगर संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र बताइएगा। क्या बताइएगा? हरिश्चंद्र। तो गुज्जर प्रतिहार वंश बोलिए या प्रतिहार वंश के अगर संस्थापक पूछा जाए तो हरिश्चंद्र बताइएगा। और इसके राजधानी अगर पूछे तो आप बताइएगा गुजरात। तो गुजरात को अपनी राजधानी बनाए थे गुज्जर और प्रतिहार वंश, याद रखिएगा। और संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र बताइएगा। सेन वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे सेन वंश के संस्थापक पूछे सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन हैं। और सामंत सेन जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे सेन वंश का? तो रायगढ़ बनाए थे, बंगाल में जो पड़ता है वहाँ पे बनाए थे। राढ़ बोलते हैं, रायगढ़ नहीं राढ़ बोला जाता है। राढ़ मतलब होता है बंगाल में वो जगह है, वहाँ पे बनाए थे राढ़ बोलते हैं, राढ़, ठीक है, याद रखिएगा। ये सवाल है आपसे पूछा है कि गहल
कर दीजिए या गहलवाड़ा वंश की स्थापना की अगर बात करें तो चंद्रदेव थे और इसकी राजधानी बनाए थे कन्नौज को। तो गहलवाड़ा वंश जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, जो है कहाँ बनाए थे, कन्नौज। और कन्नौज बनाए थे तो गहलवाड़ा वंश के संस्थापक पूछेगा तो चंद्रदेव बताइएगा। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना की बात करते हैं तो चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव किए थे। अब वासुदेव किए थे तो वासुदेव जो थे वो अजमेर को अपना राजधानी भी बनाए थे। तो चौहान वंश की राजधानी पूछे तो अजमेर बताइएगा और इसके संस्थापक पूछे चौहान वंश का तो वासुदेव बताइएगा। अब चंदेल वंश की अगर बात करें तो चंदेल वंश के राजा अगर पूछे कि संस्थापक कौन था, ननुक थे, ननुक जी थे। और ननुक जी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे चंदेल वंश का, तो खजुराहो अपना राजधानी बनाए थे। जानते हैं खजुराहो फेमस है ना। अब गंग वंश की अगर बात करें तो गंग वंश की अगर स्थापना की बात करें तो पंचम ने बनाए थे। कौन पंचम थे, तो ब्रजहस्त पंचम थे। तो गंग वंश की अगर स्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें तो वो थे ब्रजहस्त पंचम थे और ये अपनी राजधानी को पुरी बनाए थे। तो गंग वंश की अगर राजधानी पूछे तो पुरी बता दीजिएगा। आपसे पूछेगा उत्पल वंश की बात करें, उत्पल वंश जो है इसके जो है संस्थापक थे अवंती वर्मन थे। कौन थे, अवंती वर्मन थे और अपनी राजधानी जो है कश्मीर बनाए थे। उत्पल वंश की राजधानी कहाँ बना दिए थे, कश्मीर को कश्मीर को बनाए थे और वो अंतिम वर्मन बनवाए थे। ठीक है, आपसे सवाल क्लियर। आपसे पूछेगा परमार वंश की बात करते हैं तो परमार वंश के संस्थापक अगर पूछे तो कृष्णराज बता दीजिएगा। कौन, कृष्णराज। और कृष्णराज जी अपना परमार वंश की राजधानी कहाँ बनाए थे, तो धार और उज्जैन दो जगह बनाए थे। तो धार कहिए और उज्जैन दोनों में से कोई आएगा तो आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। सोलंकी वंश की अगर बात करें तो सोलंकी वंश के अगर पूछे संस्थापक तो मूल्यराज प्रथम थे। कौन थे, मूल्यराज प्रथम थे, फर्स्ट थे, आप याद रखेंगे। और मूल्यराज प्रथम ने जो है सोलंकी वंश की जो है राजधानी कहाँ बनाई थी, तो अहिलवाड़ में बनाई थी, अहिलवाड़ में बनाई थी। यह है अहिलवाड़ बोलते हैं। कलचुरी वंश की अगर बात करें, कलचुरी वंश के संस्थापक अगर पूछे तो कुक्कल बता दीजिएगा और इसकी राजधानी अगर पूछे तो आप त्रिपुरी बता दीजिएगा। आधुनिक चोल की अगर बात करें तो विजयाल जो है इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी बोले तो तंजावुर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल पूछा हुआ है तंजावुर वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो करेंगे। टोटल 13 हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसे तो 14 हैं शिलालेख लेकिन 13 इंपॉर्टेंट है। 13 में हमारा कलिंग की बात करता है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं आगे प्रथम की बात करते हैं। तो शिलालेख में आगे वर्णित बात करते हैं। पहला शिलालेख, इसमें जो है पशु बलि की भर्तन शना को बात करते हैं की गई है, मतलब पशु बलि को रोक लगाया गया है, इस पे पशु बलि को मारने से मना किया गया है। पहला शिलालेख में यही कहना चाहता है। दूसरा शिलालेख में अशोक का जो शिलालेख है दूसरा, उसमें बताया गया है इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो बहुत अच्छा है। पहला में है कि पशु बलि हत्या को रोकना है, उसे रोकने की अनुमति कही गई है, बात कही गई है। दूसरा में कहा गया है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात की गई है, व्यवस्था की गई है, इसकी वर्णन की गई है। तीसरे शिलालेख की अगर बात करें, तीसरा जो शिलालेख है अशोक का, उसमें अगर आपसे पूछे तो इसमें बताइएगा युक्तों राजकों बोलिए, युक्तों राजकों और प्रदेशिकों को आदेश दिए गए हैं कि हर 5 वर्ष में या 5 वर्ष के उपरांत के लिए जाए तथा धर्म के हेतु प्रचार के लिए कार्य करें। ये देखिए इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, तीसरा शिलालेख में क्या कहा गया है, तीसरा शिलालेख में कहा गया है कि भाई आप जो है प्रादेशिक जो क्षेत्र में घूमिए फिरिए, 5 साल के अंदर आपको 5 साल के उपरांत आपको हर जगह भ्रमण करना है, भ्रमण करके उसमें धर्म के प्रचार की बात करनी है। तीसरे शिलालेख में यही कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब जो कमी है उसको सुधार कीजिए, धर्म की प्रचार की आवश्यकता है तो वहाँ पे धर्म की प्रचार की बात करें। ठीक है, चौथे की बात करते हैं, चौथे शिलालेख की बात करते हैं। तो चौथे शिलालेख में क्या है कि भेरी घोष की जगह धम घोष की जो है घोषणा की गई है। तो भेरी घोष जो था, भेरी घोष में था कि अशोक अपनाया हुआ था, जो कि उसे छोड़कर धम घोष अपनाया था। जिसमें चौथी की बात करता है कि भेरी घोष को छोड़ दीजिए भाई, मतलब एक तरह से शासन सत्ता ये सब वाली जो है मोह माया की बात करता है, उसको छोड़कर मध्य मार्ग वाला धम्म जो घोष है बौद्ध की जो है उसे अपना लीजिए, यही कहना चाह रहा था। पांचवा अगर शिलालेख की बात करें तो पांचवा शिलालेख में है कि इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो धर्म महापात्र जो होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी, याद रखिएगा, और इसी की चर्चा जो है 5वें शिलालेख में किया गया है। छठे शिलालेख में क्या किया गया है, छठे शिलालेख में जो है ये किया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन
और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था होते थे वो उस पर ध्यान दिया गया है। दूसरा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ये छठे शिलालेख में पूछता है। ये जरूरी नहीं कि ये पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि छठे शिलालेख में बताइए आत्मनियंत्रण, आत्म जो होता है, आत्मा जो है, आत्मा को नियंत्रण करने की बात कही गई है, मन को शांत करने की बात कही गई है, किस शिलालेख में इसकी चर्चा है? तो छठे शिलालेख में इसकी चर्चा है, ऐसे बोल सकते हैं आप। सातवां शिलालेख में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसकी चर्चा की गई है, भाई अशोक का सातवां शिलालेख में क्या किया गया है? तो सभी संप्रदायों के बीच में सह अस्तित्व बनाना, मिलजुल कर आत्म संयम रखना, मानसिक शुद्धता का आवाहन करना, इसकी बात कही गई है सातवां में। ठीक है, सातवें शिलालेख में। आठवें शिलालेख में क्या कही गई है? तो आठवें शिलालेख में बस कुछ नहीं, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है आठवें शिलालेख में। और ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो BPSC वाले बता देता हूं कि 5 ऑप्शन वाले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि अगर शिलालेख से आए तो छूटना नहीं चाहिए। अब 9वें शिलालेख में अगर बात करते हैं तो 9वें शिलालेख में याद रखिएगा, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। मतलब सच्ची भेंट देना, सच्चे शिष्टाचार की बात करना 9वें शिलालेख में। और 8वें शिलालेख में क्या पढ़े थे अभी? अशोक का तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख की अगर बात करें तो 10वें शिलालेख में है कि अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। तो 10वां शिलालेख में बताया गया है कि अशोक ने बोला कि आप जो भी राजा हैं, जो भी हैं या उच्च पद के अधिकारी हैं, वो सब जो है प्रजा के हित के लिए सोचेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए 11वें शिलालेख की बात करें। 11वें शिलालेख में क्या है कि इसमें बात कही गई है कि जितने भी धम्म की बात हो रही है, धम्म में महिमा प्रदान करना, धम्म की प्रशंसा करना एवं अनुशंसा करना, धम्म में सहयोग एवं धम्म की शिक्षा प्रदान करना बताया गया है। किसमें? 11वें शिलालेख में। अगर बात करें 12वें शिलालेख की बात करें तो 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महापात्रों या स्त्री महामात्रों की बात करते हैं। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो स्त्री के सम्मान की बात अगर बात करें तो हम बातेंगे कि 12वें शिलालेख, अशोक के 12वें शिलालेख की बात करेंगे। इसमें स्त्रियों की महामात्रों की नियुक्ति की भी बात कही गई है 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख की बात करते हैं तो 13वें शिलालेख में याद रखिएगा, यह अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है 13 शिलालेख में। तो 13वें शिलालेख में बताया गया है अशोक ने लिखवाया था। आज 14वां शिलालेख जो है आप याद रखेंगे, 14वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वें शिलालेख में। तो ये आपके शिलालेख हो गए। आपसे शिलालेख अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको कभी गलत नहीं होगा, ये मैं चैलेंज देता हूं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। अब चलते हैं अशोक के शिलालेख से प्राप्त स्थान या खोज वर्ष या स्थान या लिपि। तो देखिए खोजा गया है कब? अशोक का जो भी लिपि लिखा गया है या जो भी लिखा गया है, शिलालेख की बात करें या अब, तो वो जो लिखा गया अभिलेख जो लिखा गया है वो बताना है आपको कि कब खोजा गया, कौन पढ़ा है। जैसे जूनागढ़ की बात करते हैं तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो 1822 ईस्वी में मिला था, मतलब उसको खोजा गया था। ठीक है, और ये जो है कहाँ है? तो गिरनार के सौराष्ट्र में है। कहाँ है? गिरनार के सौराष्ट्र में है, जो स्थान पे पड़ता है, जो कि आपको ये कौन सी लिपि में है? तो ब्रह्म लिपि में है। ये जरूर पूछेगा, आपसे पूछेगा। शाहबाज गढ़ी की बात करेंगे तो शाहबाज गढ़ी की अगर बात करें तो ये 1836 ईस्वी में जो है इसका हुआ था स्थान, मतलब बताया जाए कि बस में हुआ था, और ये पेशावर के पाकिस्तान में हुआ था। ये खरुष्टी लिपि में लिखा गया था। तो शाहबाजगढ़ देखिए, यहाँ पे देखिए प्राप्त स्थान है, खोज वर्ष है, स्थान और लिपि है। तो अभी जो आपको अभी वर्तमान की बात बता रहा है कि शाहबाजगढ़ी जूनागढ़ जो कि 1822 ईस्वी में खोजा गया, वो गिरनार के सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि ब्रह्मी लिपि में है। ये समझ गए। शाहबाजगढ़ी की बात करें तो 1836 में खोजा गया और ये पेशावर के पाकिस्तान में स्थित है, जो कि खरुष्टी लिपि में लिखा गया। तो ब्रह्मी लिपि में जूनागढ़ लिखा गया है, खरुष्टी लिपि में क्या लिखा गया है? तो शाहबाजगढ़ी लिखा गया है। धौली जो आप देख रहे हैं, धौली जो आप अभिलेख है, धौली अभिलेख जो है 1837 में खोजा गया था, और ये जो स्थित है पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? पूरी उड़ीसा में स्थित है, ये ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है,
देख रहे हैं। तो धौली अगर पूछे तो 1837 में पूरी उड़ीसा में है और ये ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। कालशी की अगर बात करें तो 1837 में ही खोजा गया था अभिलेख, याद रखेंगे। ये देहरादून के उत्तराखंड में आपको मिलेगा और ये ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अशोक का अभिलेख। जौनगढ़ की बात करें तो 1850 ईस्वी में जो है, याद रखिएगा, जौनगढ़ का अगर पूछे जाए अभिलेख की बात करें तो 1850 ईस्वी में खोजा गया और ये गंजाम उड़ीसा में पड़ता है। और याद रखिएगा ये भी ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि में 3 ही है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 है, लेकिन जिसमें ब्रह्मी लिपि सबसे ज़्यादा है। छपारा का अगर बोले अभिलेख तो 1882 में खोजा गया था और ये याद रखिएगा थामा जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है वहाँ है और ये याद रखिएगा ब्रह्मी लिपि में भी लिखा गया था। देखिए मानसेहरा जो है 1889 ईस्वी में खोजा गया था और जो कि हजारा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। जो पाकिस्तान में या बाहर लिखा गया वो खरोष्टी लिपि में आपको मिलेगा और जो इंडिया में आपको मिलेगा वो आपको ब्रह्मी लिपि में मिलेगा। जैसे ईरागुड़ी जो है 1916 में जो है खोजा गया था, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, जो कि ब्रह्मी लिपि में ये लिखा गया है। तो ये लिपि आपको खाली सुन लेना है, याद हो जाएगा। आपसे और पूछे कि अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए बौद्ध प्रचारक जो हैं कौन कौन है, तो बौद्ध प्रचारक और विभिन्न क्षेत्र हम पढ़ लेंगे। जैसे में देखिए महेंद्र और संघमित्रा जो कि पुत्र थे किसके, अशोक के, जो कि भेजे कहाँ थे, श्रीलंका भेजे था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। दूसरा है कि मंझांतिका जो है बौद्ध प्रचारक थे, जो कि कहाँ भेजा गया था, कश्मीर और गंधार भेजा गया था इनको। ठीक है। आपसे पूछता है सोन अवतार जो है, उतार को कहाँ भेजा गया था, सुवर्ण भूमि पर भेजा गया था इनको। रक्षित थे तो रक्षित जो थे उन्हें कहाँ भेजा गया था, उत्तरी कनार में भेजा गया था। और अगर पूछे धर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया था, तो पश्चिमी भारत में भेजा गया था। महारक्षित को कहाँ भेजा गया था, तो यवन राज्य में भेजा गया था। देखिए महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा, महाराष्ट्र में। महादेव को कहाँ भेजा था, तो मैसूर में भेजा था। अशोक ये सब जगह पे भेजा था। अब देखिए अशोक कालीन मौर्यकालीन साम्राज्य के प्रांत की बात करते हैं। तो प्रांत की बात करें तो उत्तरापथ बोलते हैं या उत्तर पथ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरापथ अगर बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला जो कि वर्तमान में हमको पाकिस्तान में स्थित है, ये तक्षशिला। ठीक है। प्रचय मतलब पूर्वी प्रांत की अगर बात करें तो पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी, राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी और ये हमारे बिहार में है, जो कि हम जानते हैं पाटलिपुत्रा में है। अवंती की बात करें, अवंती प्रांत की अगर बात करें, इसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी थी, जो कि अशोक की बात हो रही है, अशोक के समय की बात हो रही है। इसकी राजधानी जो है आपको जो है उज्जैनी थी और मध्य प्रदेश जो है इसका वर्तमान में स्थिति है, जा सकते हैं वहाँ। दक्षिणापथ की बात करें तो स्वर्णगिरी है दक्षिणापथ की राजधानी और ये जो है वर्तमान में आपको कर्नाटक में ये दिखेगा। कलिंग की बात करें, कलिंग है जो तोशली जो जानते हैं, और कलिंग जो है कहाँ है, उड़ीसा में है। तो वर्तमान में आपको उड़ीसा को ही कहा जाता था, याद रखेंगे। क्लियर। अब अशोक के शासनकाल के प्रमुख जो है अधिकारी एवं कार्य की बात करेगा, तो अधिकारी और कार्य की बात करते हैं। तो जैसे देखिए अग्रमात्य जो थे सम्राट का मुख्यमंत्री तथा सहायक थे। तो मुख्यमंत्री हो सहायक की बात करें तो अग्रमात्य कहेंगे। महामात्र की अगर बात करें तो महामात्र जो है प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे महामात्र जी। रजुक की बात करें तो रजुक जो है प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकार होते थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे युक्त या युक्तक जो है राजस्व संग्रह करने वाले होते हैं, ये भी पूछता है। प्रादेशिक की अगर बात करें तो जिला का पदाधिकारी होता था प्रादेशिक। तो ये हो गए आपके किसके, अशोक के प्रमुख अधिकारी के नाम हो गए। अब देखिए इसमें आपसे और पूछेगा कि प्रमुख भारतीय शासक वंश और उपाधि जो है कौन कौन किसको मिला था। तो जैसे देखिए बिंदुसार को सबसे पहले हम देखते हैं। तो बिंदुसार की अगर उपाधि की बात करें तो बिंदुसार का अगर वंश याद रखिए तो मौर्य वंश था। इसे जो उपाधि मिला था अमित्र घाट का मिला था। अमित्र घाट का उपाधि किसे मिला था, बिंदुसार को मिला था। बिंदुसार कौन था, तो मौर्य वंश का राजा था। अशोक की बात करें तो अशोक जो है आप जानते हैं मौर्य वंश का शासक था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी का जो है उपाधि मिला था। ठीक है। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, आप अच्छे से जानते हैं। और ये देवपुत्र के नाम से इसे उपाधि मिला था, देवपुत्र के नाम का उपाधि मिला था। हाल की बात करें, नरेश हाल का नाम सुने होंगे, नरेश हाल की बात करते हैं। हाल जो कि सतवाहन वंश के शासक थे और बहुत अच्छे से बता दें ये जो लिए थे कवि वत्सल का उपाधि लिए थे। कौन, तो हाल जी लिए थे। अब गौतमी पुत्र जो सतकर्णी हैं वो सतवाहन वंश से ही जुड़े हुए हैं और ये उपाधि लिए थे क्षत्रिय दर्पमान मर्दन का उपाधि लिए थे।
अगर आपसे पूछे समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है जो कि कविराज पराक्रमन का उपाधि लिए थे। तो कविराज कहा जाए या पराक्रम कहा जाए, किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो गुप्त वंश से संबंधित है, ये महाराजा धीराज की उपाधि लिए थे। तो कौन लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम लिया था। अगर पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश से संबंधित है जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे, जो कि आप अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो है पुष्पभूत वंश से संबंधित है या पुष्पभूति जो वंश बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये हर्षवर्धन जो है अपना जो है उपाधि कौन सा लिए थे? तो शिलादित्य की उपाधि लिए थे। तो शिलादित्य की उपाधि जो है हर्षवर्धन लिए थे। पुलकेशन द्वितीय की अगर बात करें तो पुलकेशन द्वितीय जो है चालुक्य बतावी के राजा थे, और जो है पुलकेशन द्वितीय जो उपाधि लिए थे वो परमेश्वर का उपाधि लिए थे। तो परमेश्वर का उपाधि कौन लिया था? पुलकेशन द्वितीय, जो कि किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य बतावी से इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो पल्लव वंश से संबंधित है। ये उपाधि जो लिए थे विचित्र चित्र की उपाधि लिए थे। तो विचित्र चित्र की उपाधि लेने वाले जो वंश हैं पल्लव वंश के राजा कौन हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। नरसिंह वर्मन की अगर बात करें प्रथम की बात करें तो पल्लव वंश से ही संबंधित हैं। ये लिए थे बतापी कुंड और महामल्ल की उपाधि लिए थे। तो महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम लिए थे, या बतापी कुंड की उपाधि भी लिए थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। आपसे पूछेगा गोविंद तृतीय की बात करें तो गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ये लिए थे जगतुंग की उपाधि लिए थे। जो जगतुंग की उपाधि लेने वाले जो हैं राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन थे? तो गोविंद तृतीय थे। ये सवाल आपसे क्लियर हो, ठीक है। तो विक्रमादित्य चतुर्थ की अगर बात करें तो चालुक्य जो है कल्याणी चालुक्य के जो है शासक थे, और ये त्रिभुवन मल्ल की उपाधि लिए थे कौन? विक्रमा चतुर्थ लिए थे। ये सवाल आपसे क्लियर हुआ। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि जो विक्रमादित्य द्वितीय को भूलना नहीं है। विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि जो है चालुक्य बेंगी ने लिए थे। बेंगी के राजा जो है बेंगी चालुक्य के राजा जो थे विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या उपाधि लिए थे? तो नरेंद्र मृग राज की उपाधि लिए थे। तो ये सवाल हुआ। अब राजा राज चोल की बात करें तो राजा राज जो है चोल वंश से संबंधित हैं, जो कि ये उपाधि जो लिए थे चोल मार्तंड की उपाधि लिए थे और जय माँ गोंडा की उपाधि लिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सवाल आज तक का पूछा हुआ जो कि बहुत बार पूछता है, राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश से संबंधित था और ये उपाधि जो लिए थे गैंग गोंड जो है चोल का उपाधि लिए थे राजेंद्र प्रथम। तो ये हो गया आपका मौर्य वंश से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं लगभग बनते हैं वो सारे खत्म हो गए। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री बचा तो वो एक दिन की बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री एक दिन में खत्म कर देंगे इस बुक का। फिर धीरे धीरे मैं ब्लैक बुक का लाऊंगा, बिहार बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी लाऊंगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे और रेलवे वाले तैयारी के लिए रेलवे का जो कि टाइमिंग बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम गुप्त काल की शुरुआत करते हैं। तो गुप्त काल की शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो मैं बता दूं कि कुछ भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम का भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको जो भी जानकारी स्पेशली चाहिए, पर्सनली बात करनी है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट बात होगी। और याद रखिएगा नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र हमेशा बनाया हुआ चैनल है। नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र के सिवा कहीं ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि उसी पे पीडीएफ दिया जा रहा है। तो नई अकाडमी शिक्षा मंत्र लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं। और जो भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और सारा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में हम पढ़ेंगे गुप्त संवत की प्रारंभ जो है किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की थी। तो ये पूछता है कि गुप्त संवत प्रारंभ अगर बात करें, संवत की बात हो रही है, संवत की बात हो रही है, गुप्त वंश की नहीं, गुप्त संवत की। गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त है, याद रखेंगे। लेकिन गुप्त संवत की प्रारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें तो जो है चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। अब देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा वो श्रीगुप्त थे। तो देख रहे हैं स्थापना श्रीगुप्त किए थे। संवत की अगर बात होगी तो हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। अगर गुप्त जो है किसके जो है सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त जी। तो याद रखिएगा गुप्त जो है किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। और पूछेगा कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही तो स्वर्ण युग कहा जाता था, है ना। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा है, इसलिए याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है किस सदी में हुआ था? तो तीसरी सदी के अंत में हुआ था। तो तीसरी सदी के अंत में हमारा गुप्त का जो है क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था।
ठीक है, तीसरी सदी का जब अंत हो रहा था ना, उस समय उदय हुआ था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए कि कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही जो है गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था। ये सवाल पूछेगा। गुप्त शासकों का अगर दरबारी भाषा अगर पूछे तो संस्कृत था। सोचिए, गुप्त वंश में अगर भाषा पूछते आपसे तो संस्कृति भाषा बताइएगा, संस्कृत भाषा बताएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वो गुप्त संवत कब चला, तो आप जानते हैं 319 से लेके 320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा, तो हम बताएंगे 335 ईसा जो है ईस्वी में बैठा था। तो समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा, तो हम 335 ईस्वी, सॉरी ईशा नहीं है बोलेंगे, ईशा पूर्व नहीं, ईस्वी बोलेंगे। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साम्राज्यवादी था और आक्रमणकारी था। तो समुद्रगुप्त जो है आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी कहलाता था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है कौन था, हरिसेन था। और अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ये उपाधि डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कि पूछ देता है चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपना उपाधि जो है कौन सा उपाधि धारण किया था, तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हम बहुत अच्छे से सुने हैं और पढ़े भी हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। अगर पूछे कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को सर्वप्रथम भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, तो वो पुकारने वाला और कोई नहीं, B.A. स्मिथ था। B.A. स्मिथ था, वो जरूर ध्यान रखिएगा। और भी सवाल क्या बनता है कि समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। प्रथम तो आप देख रहे हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त बैठा, उसके बाद कौन बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था, जो कि याद रखिएगा। आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किससे किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किससे किया, तो याद रखिएगा कौन था, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। तो रुद्रसेन से जो है क्या किया था, विवाह किया था। कौन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री की शादी किया था। ठीक, सेतुबंध के रचनाकार अगर पूछे प्रवसेन द्वितीय, ठीक है, सेतुबंध की बात करें या सेतुबंध की बात करें, रचनाकार बात करेंगे, सेतुबंध की रचनाकार जो है प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वो था क्या था, वाकटक का था। क्या था, वाकटक का था। ये सवाल पूछता है आपसे। चीनी यात्री अगर पूछे, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम बोले थे कि विक्रमादित्य कहा जाता है, तो ये आपको अगर विक्रमादित्य भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था। अभी तो खुद पढ़े हैं कि चीनी यात्री है, तो हम जानते हैं। आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो देवराज के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो देवराज के नाम से जानते हैं। और अगर कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो कि हम पढ़े हैं मौर्यकाल में इनके बारे में। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था, तो कुमारगुप्त पढ़ा था। कौन, कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो कुमारगुप्त जो है प्रथम बैठा था। यह जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो हम जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा और ये सवाल आपको पूछ के क्लियर करिए। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो स्कंदगुप्त बैठा था। कब बैठा था, 455 से याद रखिएगा 467 ईस्वी में बैठा था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, कुमारगुप्त प्रथम। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें पूछता है, ये VVI क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो गुप्त वंश के कौन राजा किया था, कुमारगुप्त प्रथम किया था। कुमारगुप्त प्रथम याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्कंदगुप्त जो है बताइए कुमारगुप्त के बाद गद्दी पे कौन बैठा, स्कंदगुप्त बैठा। अब स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा था, तो हूनों का आक्रमण उस समय होता था। तो स्कंदगुप्त जो है तुरंत जैसे ही गद्दी पर बैठा हूनों का आक्रमण हो गया और हूनों का आक्रमण का फाइट जो है शुरुआत जो है कौन किया था, स्कंदगुप्त हुआ था। और स्कंदगुप्त के समय हूनों का आक्रमण शुरू हो गया था। ये भी सवाल आपसे बनता है। आपसे पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को क्या कहा गया है, तो हम जानते हैं मलेच्छ कहा गया है। तो मलेच्छ किसे कहा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ जो है हूनों को कहा गया है। सवाल खत्म।
ये सब पूछेगा तो दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछेगा एरन अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से था, तो भानुगुप्त से था। तो जैसे ही एरन अभिलेख आएगा तो आप भूलिएगा नहीं ना, बोलिएगा भानुगुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त से संबंधित है, ऐसा बोल दीजिएगा। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में जो है शुक्रोपम कहा गया है, तो आप याद रखिएगा कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। तो आपसे पूछेगा कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया है, तो शुक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ में ये सवाल पूछा है। राज सर्वराजो छत्रता, ठीक है, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। ये अगर पूछे गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त। और ये सुदर्शन झील जो आप पढ़ रहे हैं ये उसी समय बना था, कब बना था, तो ये जब मौर्य वंश था, मौर्य काल था, उसी समय ये सुदर्शन झील बना था। और मौर्य सुदर्शन झील जो है याद रखिएगा उसका जो पुनर्निर्माण करवाया था गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील के किनारे जो विष्णु मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो चक्रपालिता ने करवाया था विष्णु मंदिर का निर्माण। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में जो है अंकित करवाया, तो वो समुद्रगुप्त करवाया था। मतलब बीना पे बजाते हुए कौन बजा रहा है, तो समुद्रगुप्त बनवाया है सिक्के पे, ठीक है। आपसे पूछेगा किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ पर स्थित 12 राज्यों को अपना धर्म विजय प्राप्त किया, तो समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त किया था। सोचिए दक्षिणापथ में 12 राज्यों को जीत गया था, उसे धर्म विजय के रूप में कौन किया था, तो वो किया था हमारा कौन, समुद्रगुप्त। आपसे पूछेगा हूनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो हम जानते हैं तोरन था। तो तोरन जो है हूनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक मानते हैं। अब गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो विष्णु शर्मा बताइएगा। अब देखिए तोरन का जो पुत्र था, जो कि हूनों का महत्वपूर्ण बड़ा शासक जो तोरन था, उसका पुत्र का नाम क्या था, मिहिरकुल था। और मिहिरकुल की अगर बात करें तो मिहिरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था, तो 532 ईस्वी में पराजित कर दिया था। तो 532 ईस्वी में मिहिरकुल को पराजित कर दिया था कौन, यशोधर्मन ने। अगर पूछे शिव के अर्धनरेश्वर मूर्तियां जो बनी थी किस काल में बनी थी, तो गुप्त काल में बना था। ये भी सवाल आपसे पूछता है। विष्णु का मंदिर जो बनवाया गया था चक्रपालिता ने बनवाया था, जो कि कहाँ बनवाया था, सुदर्शन झील के किनारे बनाया था, याद रखिए गुप्त काल में ही बना है। अगर आपसे पूछे समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्णी लेख है, जो कि इलाहाबाद को प्रयाग स्तंभ के रूप में भी जानते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो उज्जैन था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कौन था, उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। तो ये हम पढ़े थे मौर्य में, जब पढ़ा रहे थे टेबल, उसमें बताया था कि समुद्रगुप्त जो है कौन सी उपाधि धारण किया, तो कविराज की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस गुप्त शासक ने या किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि जो है संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध कौन थे, तो कालिदास जी सबसे प्रसिद्ध थे, ये आप जानते हैं। आपसे पूछेगा अमरकोश के लेख अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से ही जुड़े हुए थे। और नवरत्न में कालिदास का सबसे ज्यादा नाम आता है, याद रखिएगा। कालिदास जो है किस कृति की गिनती विश्व के प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है, तो मेघदूतम की होती है। तो मेघदूतम जो लिखे थे वो कालिदास लिखे थे, और ये याद रखिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था मेघदूतम। देखिए कालिदास का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये भी याद रखिएगा, ये इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, तो ये देखिएगा मालविका गिन मित्रम जो है किन की रचना है, तो कालिदास की रचना है, जो कि हम अभी पढ़ लिए। तो मालविका मेघदूतम ये जो है कालिदास का रचना है। कालिदास द्वारा जो है मालविका गिनमित्र जो नाटक है उसके नायक था कौन, अग्निमित्र था। कौन था, अग्निमित्र इसके नाटक नायक था। नायक मतलब एक्टर, ठीक है। तो कुमार संभव जो है महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है, तो कालिदास लिखे हैं। तो याद रखिएगा कालिदास मेघदूतम लिखे हैं। आपका मालविका गिनमित्रम लिखे हैं, ठीक है। इसके नाटक के नायक कौन हैं, तो अग्निमित्र हैं। और कुमार संभव लिखने वाले कौन हैं, तो कालिदास ही लिखे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय
ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो पता है, शकों के उन्मूलन के बाद, शकों को हराने के बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। तो रूपक कहलाया गया किस कब? तो ये गुप्त शासक के समय, और चांदी के सिक्के को कहते थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में ही सोने के सिक्के भी सबसे ज्यादा जारी किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था किनका? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वराहमिहिर का। वराहमिहिर का नाम है, वराहमिहिर पूरा नाम है, ऐसे वराहमिहिर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वराहमिहिर का नाम आता है क्योंकि खगोल शास्त्र के रूप में जाना जाता है, और ये वराहमिहिर जो हैं ये गुप्त काल के दरबार में रहते थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो जो है वाग्भट्ट थे। कौन थे? वाग्भट्ट थे। तो वाग्भट्ट बोला जाता है। तो खगोल अगर शास्त्र पूछे तो वराहमिहिर बताइएगा। अगर औषधि शास्त्र पूछे, मतलब दवाई वाई की बात करते हैं, मेडिसिन की ज्ञान जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, वो थे वाग्भट्ट। आपसे पूछेगा कि कौन युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य का जो है के चरमोत्कर्ष पे था? तो गुप्त काल युग था, मतलब गुप्त युग था। चरमोत्कर्ष पे मतलब कला और स्थापत्य के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा गुप्त काल बहुत आगे था उस समय। बाल विवाह की प्रथा जो है शुरुआत कौन किया था? तो ये शुरू किया था गुप्त काल। तो बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ की अगर बात हुई तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के जो है पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में था। सोच रहे हैं उस समय भी गुप्त काल में स्त्रियों की और पुरुषों की बराबरी हो रही थी। याद रखिएगा, गुप्त काल में हो रहा था, है ना। अगर आपसे पूछे कि कालिदास द्वारा रचित जो है पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो अभिज्ञान शकुंतलम को किया गया है। सोचिए, कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शकुंतलम जो है 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं। सोचिए, है ना। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। तो एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख की बात करता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। कौन था? नालंदा था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। सोचिए, समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा उपाधि धारण किया था। ठीक है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जो है किस युग को जाता है? तो हम जानते हैं गुप्त युग में जाता है। दशमलव की बात करते हैं तो सोचिए गुप्त काल में हुआ था। अगर पूछे कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त था। आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? तो आप जानते हैं एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे धन्वंतरी, वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक। चरक जी क्या था, बता सकते हैं? बताइएगा। बीजगणित के क्षेत्र में अपने जो है योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं आर्यभट्ट जाने जाते थे। सोचिए, नवरत्न में ये सब नाम आता है, आर्यभट्ट थे। सोचिए, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने किए, ये भी ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक था। और क्या है ना, मंदिर निर्माण जो है, मंदिर का निर्माण जो है, निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ? तो हम जानते हैं गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का जो है शुरुआत हुआ। अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ? तो हम जानते हैं 16, 17, 19 जो है गुफाओं का निर्माण जो है अजंता की जो गुफा है जिसमें 16, 17, 19 जो है ये गुफा गुप्त काल में हुआ था, निर्माण हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। 16, 17 और 19 जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफा में 16, 17 याद रखिएगा, 19। प्राचीन भारत का क्लासिकल युग किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को ही क्लासिकल युग कहा जाता है। समझ रहे हैं? उसमें स्थापत्य में, कला में, ये समय इतना था ना, मत कहिए, इसलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। विष्णु जो है सबसे लोकप्रिय देवता थे। सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण जो है किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। याद रखिए, धमेश स्तूप की बात करेगा तो, ठीक है, किसकी? धमित स्तूप की। ठीक है, आपसे पूछेगा कि गुप्त स्थापित कला का
उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन जो है किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही करवाया था। राजा रानी जो है वो जो है सिक्के का शुरुआत किया था गुप्तकालीन में, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद लेख बोलते हैं, ठीक है, किस भाषा में लिखवाया गया? तो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित था? तो स्कंदगुप्त से संबंधित था। तो भीतरी अगर पूछे तो आप बताइएगा स्कंदगुप्त से। अगर आप पूछे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख कौन था? तो हरिसेन था। तो अगर पूछे प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख लिखा गया उसके लेखक कौन है? तो आप बताइएगा हरिसेन जी थे। समुद्रगुप्त का समकालीन जो है सिंह लद्दीप का शासक कौन था? तो मेघवर्मन था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतिपति को क्या कहा जाता था? तो उपरिक कहा जाता था। क्या कहते थे? उपरिक। अगर पूछे कि गुप्त काल में पेठ कहा जाता था तो अनेक ग्रामों के समूह को कहा जाता था। देखिए गुप्तकालीन अगर बात करें, गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य के नाम से। गुप्त काल में जो है किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? तो स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा गया, ये भी जान गए। आपसे पूछेगा कि महरौली जो देख रहे हैं जो कि दिल्ली में वर्तमान में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था, चौथे सदी में हुआ था। देखिए महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस कृति या किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में है। तो चंद्र के स्मृति में ये बनाया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्मृति बोलिएगा, कृति नहीं बोलिएगा, क्षमा चाहेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख जो है कहाँ है? तो महरौली जो है लौह स्तंभ में है। कहाँ? महरौली लौह स्तंभ में है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है? अजंता में मिलता है। अजंता में मिलेगा गुप्तकालीन का। और 16, 17, 19 पढ़े थे, है ना। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता का जो भी मिलेगा। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी, क्या थी? उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग था भू राजस्व दर। अगर आपसे पूछे किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ग्राम मतलब गांव, तो गुप्त वंश ने दिया था, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा वयाना भरतपुर से जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया आपके ख़त्म। अब चलते हैं आगे, इसी में पढ़ेंगे गुप्त उत्तर कालवर्धन और इसके बाद हो जाएगा प्राचीन हिस्ट्री ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस की ओर, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा जाएगा, जो कि आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा। तो अब देखिए गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश ये पढ़ेंगे इसी में। गुप्त काल में ही पढ़े थे, अब गुप्त उत्तर काल की बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन आए थे ये भी पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए पुष्पभूत या पुष्पभूति बोला जाता है, ठीक है। पुष्यभूति या पुष्यभूत बोला जाता है। वंश की स्थापना जो है किसने की? तो आप बताइएगा पुष्यभूति वर्धन ने की थी। कौन किए थे? पुष्यभूति वर्धन ने किए थे। आपसे और सवाल पूछता है कि पुष्यभूति वंश जो है किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो हूनों से संघर्ष के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि हूनों के साथ ये बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे, इसलिए प्रसिद्ध हुए थे। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? तो 2 थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के अगर पुत्र पूछेगा तो 2 बताइएगा, जिसमें हर्षवर्धन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है राजवर्धन है, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री अगर पूछे आपसे कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री भी थी, तो पुत्री का नाम क्या था? तो राजश्री था। तो राजश्री जो नाम था, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री था। किसका? प्रभाकर वर्धन का। राजश्री का विवाह जो है किससे हुआ? तो मौखरी वंश के क्या है? गृहवर्मन से हुआ था। तो गृहवर्मन से हुआ था, मौखरी वंश के गृहवर्मन से शादी हुआ था, राजश्री का विवाह हुआ था। राजश्री कौन थी? तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? तो राजवर्धन हुआ था। राजवर्धन हुआ था,
ठीक है, हर्षवर्धन ही हुआ था, राजवर्धन हुआ था। राजवर्धन की हत्या किसने की? तो याद रखिएगा, गौड़ नरेश शशांक ने कर दिया था। शशांक ने जो है क्या कर दिया था कि शशांक ने जो है किसकी हत्या कर दिया था? राजवर्धन का, जो बड़ा पुत्र था किसका? प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, आपसे पूछेगा, ये पूछेगा क्वेश्चन कि हर्षवर्धन कब राजगद्दी पे बैठा? तो 606 ईस्वी में बैठा था। मतलब उसके बाद राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन बैठ गया था। आप पढ़े थे ही। हर्ष का दरबारी कवि अगर पूछे कौन था तो बाणभट्ट जी थे। तो बाणभट्ट जी जो थे क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष जो है कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 41 वर्ष तक। 41 वर्ष तक। हर्षवर्धन का ही नाम हर्ष था, याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हर्ष के कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 41 वर्ष तक। 41 वर्ष तक शासन किया, सोचिए, लंबा टिका था। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ये सवाल भी आपसे पूछता है। तो हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी जो है कन्नौज बनाया था। इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा। तो एक कन्नौज था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि किस शासक ने अपना उपनाम जो है शिलादित्य रखा था? शिलादित्य रखा था, तो हर्षवर्धन ही रखा था। अपना उपाधि कहिए या उपनाम कहिए, शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किस बल्लभी नरेश, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में वर्तमान में, याद रखिएगा, नरेश से किया था। तो उनका नाम क्या है? ध्रुव सेन से किया था। ध्रुव सेन द्वितीय से किया था। ये जरूर ध्यान रखिए, ध्रुव सेन द्वितीय से करवाया था हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह। हर्षचरित जो हर्षचरित है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री जो है भारत आया था? तो हिंगसांग आया था। हर्षवर्धन हिंगसांग, ऐसे याद रखिएगा। हर्षवर्धन की जगह पे हर्ष भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। देखिए, अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं, वकाटक राजवंश, ठीक है, वकाटक राजवंश का स्थापना किसने किया? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, विंध्य शक्ति ने किया था। विंध्य शक्ति नाम है, जो कि वकाटक का जो है वंश की स्थापना किया था। 630 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी पर, जो कि जिसका नाम है रेवा नदी। तो रेवा नदी का युद्ध भी कहा जाता है या रेवा युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि पुलकेशन और हर्ष के बीच ये लड़ा गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री हिंगसांग का प्रवास काल जो है क्या था? तो आप हमेशा प्रवास काल डेट पूछे तो 606 से लेके 612 ईस्वी था। ठीक है, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों का रचना किए थे। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी थे? तो थानेश्वर का निवासी थे। थानेश्वर का निवासी, आप थानेश्वर देखे होंगे, थानेश्वर का नाम सुने होंगे, है ना। किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध था? तो हर्ष के ही समय में जो है, हर्षवर्धन के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध था। ये देखिए, प्रतापशील या प्रतापशील, ठीक है, या हून हिरन केशरी महाराजा धीराज की उपाधि जो है किसने लिया? तो प्रभाकर वर्धन ने लिया था। तो ये सवाल पूछता है कि प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधि ली? तो हून हिरन केशरी, महाराजा धीराज की और प्रतापशील की उपाधि ध्यान रखी। तो प्रतापशील पूछा हुआ सवाल है, इसलिए याद रखिएगा। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया था पुलकेशन द्वितीय को। ठीक है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था गुजरों को। ठीक है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो हुए संघर्ष की जानकारी जो है मिलती है तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है, क्योंकि अब जो हर्ष था, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय की जो लड़ाई हुई थी वो ऐहोल अभिलेख में आपको मिलेगा। देखिए, शल्कोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो हम जानते हैं विनयादित्य और हर्षवर्धन को कहा गया है। विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को कहा गया है। ठीक है, बंगाल का कौन सा जो है शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो है समकालीन था, है ना, क्योंकि शशांक जो आप सुने होंगे, शशांक इसके बड़े भाई को, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को मार दिया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में। वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में, जो वर्तमान में। मौखरी शासकों की राजधानी जो है कहाँ थी? तो कन्नौज थी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज है आपका, जा सकते हैं।
नागनंद जो है रत्नावली प्रियदर्शिका का रचना जो है कौन किए? तो हर्षवर्धन किया था। कौन किए थे? तो हर्षवर्धन किया था। सोच रहे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद, ये सब की रचना जो है हर्षवर्धन किया था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय दान स्वरूप दिया? तो हर्षवर्धन ने दिया था। कौन दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था। आज भी भारत में हेंगशांग की याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना किया हुआ है। सीयूकी की रचना आप सुने हैं ना, वही किया हुआ है हेंगशांग जो है लिखा है। ठीक है, हेंगशांग आया था हर्षवर्धन के समय में, याद रखिएगा, इसीलिए याद किया जाता है हेंगशांग को। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो बतापी बदामी का चालुक्य का शासक था। बतापी बदामी दोनों आता है, कभी बतापी दे देगा, ये बदामी दे देगा, इसलिए याद टेंशन नहीं लीजिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था हर्षवर्धन को, याद रखिएगा, पराजय हुआ था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो वो हेंगशांग को ही कहा जाता है कि शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेंगशांग को, जो कि चीनी यात्री था। तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। जो कुंभ मेला शुरू हुआ था ना, वो हर्षवर्धन शुरू किया था, याद रखिएगा, जो भारत में कुंभ मेला है। हेंगशांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो 14 वर्ष रहा था। जितना राम जी का वनवास था उतना वर्ष ये भी रहा था, याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मियाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? तो हेंगशांग ही कहता है। हेंगशांग कहता है कि जल्दी तो गुस्सा आता है लेकिन ईमानदार हैं। समझ गए? तो हेंगशांग बताया था, अपने भारतीयों के बारे में बताया था। सोचिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। हम अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं गुप्त काल में, आप गुप्त काल ही पढ़ रहे हैं। सारनाथ के धमरेक स्तूप, ठीक है, का निर्माण जो है किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ था। स्तूप का निर्माण जो है, अगर पूछे धमरेक स्तूप की अगर बात करें, गुप्त काल में। घंटी यंत्र या तुलना यंत्र का प्रयोग जो है होता था कब? तो खेत की सिंचाई में होता था। तो घंटी की बात करें, घंटी यंत्र की बात करें, या तुला यंत्र की बात करें, तुला मतलब होता है समय के बताने वाला, ठीक है, या तराजू के सेंस में होता है। तो खेत की सिंचाई के लिए ये काम आते थे, प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, आपसे और पूछेगा क्या कि हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी कितना? तो 1/6 से लेके 1/10 तक थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे पूछेगा, हेंगशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था हमारा मथुरा। याद रखिएगा, मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब चलिए, ये अंतिम है, इसके बाद प्राचीन खत्म हो गया, क्योंकि दक्षिण का मैंने दक्षिण के पढ़ा चुका हूँ, उत्तर का पढ़ा चुका हूँ, उत्तर वंश और दक्षिण वंश तो आप जानते ही हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान, जो कि गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मंदिर था उसका पढ़ेंगे, जिसमें एक तरफ मंदिर है, एक तरफ स्थान है। जैसे विष्णु मंदिर की अगर बात करें तो तिगवा जो है स्थान पर हुआ था, कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो ऐसे पूछेगा कि विष्णु जी का जो मंदिर है, आप बताइए कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर के कौन से क्षेत्र में? तो तिगवा क्षेत्र में। शिव मंदिर की अगर बात करें तो शिव मंदिर का है, याद रखिए, भूमरा जगह पे है, भूमरा जगह पे है, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश का नगौदा जिले में पड़ता है। तो नगौदा जिले के कौन से क्षेत्र में? तो भूमरा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सब जो है, दो तो विष्णु मंदिर और शिव मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। एक पार्वती का भी मंदिर आपको जो है नैना कुठार में मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसी क्षेत्र में मिलता है पार्वती का मंदिर। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, दशावतार की मंदिर अगर आपसे पूछे तो देवगढ़ में है। कहाँ है? देवगढ़ में है। और देवगढ़ में कहाँ है? तो याद रखिएगा, ललितपुर जिला में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो है भीतर गाँव मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर का नाम से भी जाना जाता है, भीतर गाँव मंदिर को, जो कि भीतर गाँव में ही है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, भीतर गाँव मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है। तो ये खत्म हो गए आपके मौर्य काल, गुप्त काल खत्म हो गए। अब आपका जो आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री आज ही खत्म कर दिया जाएगा, और कल से आपका साइंस का शुरू हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और प्रैक्टिस सेट चलेगा रात को 10 बजे।